चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया है सब। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहे थे। रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है ना, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। कुछ अंगों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसको उसी की कड़ी में आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है ना, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो वही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से मैं सत्यम पटेल आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, है ना। तो ठंड बहुत बढ़ गई है बच्चों, आप जहां भी हैं सुरक्षित रहे, कपड़ा वपड़ा पहन के रहे, फैशनबाजी नहीं करना है ना। तो कपड़ा वपड़ा पहने रहे, चाहे जैसा भी रहे, ठंड से बचना है। कुछ दिनों के लिए बात है, फरवरी के बाद ठंड नॉर्मल हो जाए तो आराम से उड़िएगा, है ना। अभी जहां पर है आराम से बैठे रहिएगा, अलाव हीटर वगैरह तापते रहिएगा। ठंड ठंड बहुत बढ़ गई है बच्चों, है ना। चलिए, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। श्वास लेने मुख्य व्यवस्था क्या होती है, ब्रोंकाई हम लोगों ने पढ़ लिया था, फेफड़ा भी पढ़ लिया था हम लोग। पिछली वीडियो हम लोगों ने फेफड़ा उपड़ा पढ़ लिया है। आज हम लोगों को फ्लूरा पढ़ना है ना। फेफड़ा होता क्या है, फेफड़े का काम क्या होता है, और फेफड़े में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को फेफड़े के बाद होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में फ्लूरा भी बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन तंत्र में फ्लूरा जो होता है, ये वाला पार्ट जो फेफड़े को चारों ओर से ढकता है ना, फेफड़े को चारों ओर से ढकने का काम करता है, फ्लूरा होता है। यह रिस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के माध्यम से फेफड़ा सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। चलिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। फ्लूरा फेफड़े को ढकने वाली एक पतली दोहरी झिल्ली होती है ना। जो फ्लूरा फेफड़ा होता है हमारा, लंग्स को जो फ्लूरा होती है, ये चारों तरफ से ढकने का काम करती है। क्लियर? फेफड़े को मतलब फ्लूरा जो है फेफड़े को ढकने वाली एक पतली दोहरी झिल्ली होती है, या दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है ना। दो परत होती है इसमें। कितनी परत होती है? दो परत होती है। ढकने वाली एक पतली दोहरी झिल्ली होती है, जिसमें दो परतें होती है ना। जिसमें दो परतें होती है, एक आंतरिक फुसफुसीय है ना। पहली जो होती है आंतरिक होती है, अंदर वाली परत जो होती है ना, आंतरिक या फुसफुसीय परत बोलते हैं। और दूसरी जो होती है बाहरी या पार्श्विका बोलते हैं। बाहरी वाली परत को क्या बोलते हैं? बाहरी परत या पार्श्विका परत बोलते हैं। ठीक है ना। फ्लूरा दो परतों से मिलकर बनी होती है, या दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। ठीक, यह काम क्या करती है? फेफड़े को बाहर से ढकने का काम करती है। फेफड़े को बाहर से ढकने का काम करती है। ठीक, इसमें दो परतें होती हैं, आंतरिक फुसफुसीय और बाहरी या पार्श्विका होती है ना। जो फेफड़े और छाती की दीवारों के बीच एक तरल पदार्थ फ्लूरल द्रव से भरी जगह फ्लूरल गुहा बनाती है। जो ये बनाती है, जो ये वाली कहाँ गई, ये जो बाहरी परत होती है, ये दो परतों के बीच में है ना, दो परत होती है। दो परत क्या करती है? इसको फेफड़े को जो मतलब फेफड़े को ढकती है, फेफड़े को ढकती है। और दूसरी चीज, जो फेफड़ा और छाती जो चेस्ट की दीवारें होती है, लंग्स की दीवार और चेस्ट की दीवार के बीच में एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल द्रव्य, है ना। प्लूरल द्रव्य होता है। द्रव्य से भरी जगह प्लूरल गुहा बनाती है। ये क्या बनाती है? गुहाएं बनाती है, प्लूरल कैविटी बनाती है। क्या बनाती है? प्लूरल गुहाएं बनाती है, जिससे सांस लेने के दौरान फेफड़ों के बीच घर्षण के फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। जो प्लूरल द्रव्य होता है या प्लूरल गुहाएं होती है, जब हम सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो लंग्स फूलता और पिचकता है, होता है ना। क्या होता है? लंग्स फूलता और पिचकता, उसी के घर्षण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां पर है, घर्षण को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। यह श्वसन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैंने डिस्कस कर लिया है श्वसन प्रणाली का क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे जुड़ी समस्याओं को, जो प्लूरल में समस्याएं आती हैं, इसमें प्लूरा में जो समस्याएं आती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन, है ना। तरल का जमा होता है, जो यहाँ पे तरल पदार्थ होता है, किसमें?
फ्लोरल कैविटी में यहाँ पर सॉरी दो झिल्लियों के बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है, क्या होता है, तरल पदार्थ। छाती की दीवारों के बीच एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरल द्रव्य। यही द्रव्य जम जाता है, क्या हो जाता है, यही तरल पदार्थ जमने लगता है तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्लोरल इन्फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फ्लोरल इन्फ्यूजन बोला जाता है। जब यहाँ की द्रव्य जो होते हैं आंतरिक परत और आंतरिक फुसफुसी, आंतरिक परत या फुसफुसी परत और बाहरी या पार्श्विका परत के बीच में एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल द्रव्य होता है। क्या होता है, फ्लोरल द्रव्य। अब यही फ्लोरल द्रव्य क्या बनाता है, फ्लोरल गुहा बनाती है, फ्लोरल कैविटी बनाता है ना। और जब यही द्रव्य क्या होता है, जमने लगता है, बीमारियों के कारण या बाहरी कारणों के कारण जमने लगता है, तो उस बीमारी को या उस चीज को हम लोग बोलते हैं, उस समस्या को बोला जाता है फ्लोरल इन्फ्यूजन। यह क्या होता है, तरल का जमा होना। फ्लोरल इन्फ्यूजन क्या होता है, जो तरल पदार्थ होता है वो जमने लगता है, उस समस्या को हम बोलते हैं फ्लोरल इन्फ्यूजन बोला जाता है। क्लियर। दूसरी समस्या आते हैं इसमें, फ्लोरिसी है ना, फ्लोरिसी या सूजन को बोला जाता है। फ्लोरा द्रव्य में या फ्लोरा में जब सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम फ्लोरिसी बोला जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। जो सांस लेने में तकलीफ होती है और दर्द उत्पन्न होता है बच्चों, जब सूजन आ जाती है वहां पे, कहां पे, फ्लोरा में, तो हार्ट जब हम सांस लेते हैं वहां पर क्या होती है, द्रव्य, चेस्ट दर्द करने लगता है यहाँ, है ना। और क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और दर्द होता है, हो सकता है यहाँ पे। कब होगा, जब यहाँ पे सूजन हो जाएगा, है ना, फ्लोरिसी हो जाएगा, या तो फ्लोरल इन्फ्यूजन होगा। फ्लोरल इन्फ्यूजन क्या होता है, तरल पदार्थ का जमना को क्या बोला जाता है, तरल पदार्थ जब जमता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरल इन्फ्यूजन। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरा की संरचना। फ्लोरा की संरचना यह कैसे बनी होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। यह आंतरिक फुसफुसी फ्लोरा होती है, बाहरी पार्श्विका बोलते हैं या फ्लोरा होता है, और जो होता है फ्लोरल गुहा होता है, फ्लोरल गुहा, फ्लोरल कैविटी। यह तीन चीजों और भी चीजों से मिलकर बनी होती है। एक मिनट ऊपर करिएगा। हाँ, फ्लोरा की संरचना में अब हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक फ्लोरा या फुसफुसी फ्लोरा। आंतरिक या फुसफुसी फ्लोरा या फेफड़ों की बाहरी सतह से ढकती है, या फेफड़े को, ये हमारा लंग्स होता है ना, ये क्या है, लंग्स। इसी को जो फ्लोरा होता है, जो लंग्स के बाहरी परत को जो ढकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक फ्लोरा। आंतरिक फ्लोरा जो होता है उसकी आंतरिक परत को, है ना, आंतरिक फ्लोरा। फ्लोरा अलग है, फेफड़ा अलग है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये क्या है, फ्लोरा और ये हमारा लंग्स है। अब लंग्स जब यहां पर आएगा, ये तो लंग्स का बाहरी परत हुआ ना, लंग्स का बाहरी था। अब फ्लोरा का भीतरी परत, यह हुआ बाहरी परत, यह हुआ। तो यह क्या करती है, आंतरिक फुसफुरा, आंतरिक या फुसफुसी या फ्लोरा जो होते हैं, फेफड़े की बाहरी परत, फेफड़े की बाहरी परत को ढकने का काम कौन करती है, फ्लोरा की आंतरिक परत करती है ना। आंतरिक फ्लोरा क्या करती है, फेफड़े की बाहरी परत को ढकने में मदद करती है। यहां तक कोई दिक्कत। ये वाली परत, ये वाला देखिए, ये वाली परत है ना, ये वाली वेस्लर, क्या है, हाँ वेसरल फ्लोरा जो होती है, ये क्या करती है, फेफड़े की बाहरी परत को ढकने की मदद करती है ना। अब होती क्या है, ये आंतरिक फ्लोरा होती है, वेसरल फ्लोरा। क्लियर। दूसरी चीज होती है बाहरी पार्श्विका बोलते हैं, बाहरी या पार्श्विका फ्लोरा। बाहरी फ्लोरा जो होते हैं, छाती की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों, छाती की दीवार के अंदरूनी हिस्सों या पसलियों के पिंजरे को ढकती है। जो बाहरी फ्लोरा होती है ना, ये क्या करती है, जो यहाँ पर चेस्ट होता है, चेस्ट की दीवार के अंदरूनी हिस्से को ढकने में मदद करती है। जैसे हम लोग ये हो गया, ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हो गया फ्लोरा, ये बाहरी परत हो गई फ्लोरा की, ये वाली आंतरिक हो गई। ये हमारे पास चेस्ट होता है, चेस्ट की अंदरूनी परत को ढकने में मदद करती है। ठीक है ना, यही तो लिखा है ना, छाती की दीवार के अंदरूनी हिस्से को, छाती की ये हो गई, छाती की दीवार ये वाली हो गई अंदरूनी हिस्सा,
इसी को रखने में मदद करती है कौन? बाहरी पार्श्विका फ्लोरा। क्लियर? दो चीजें हो गई, ये वाली होता है ना पायरिटल फ्लोरा ना, पायरिटल फ्लोरा ये वाली जो ये वाली छाती वाली जो छाती की दीवार के अंदरूनी हिस्से को ढकने में मदद करती है। ठीक, फिर उसके बाद होता है फ्लोरल गुहा, फ्लोरल कैविटी। इन दोनों परतों के बीच जगह होती है, इन दोनों परतों के बीच कौन कौन सी? फुसफुसी फ्लोरा या आंतरिक फ्लोरा और बाहरी फ्लोरा के बीच में एक जगह पाई जाती है, ये वाला पार्ट है ना जगह, ये है ना। इसी जगह को क्या बोला जाता है? फ्लोरल गुहा बोला जाता है। यह दोनों परतों के बीच जगह होता है जिसमें थोड़ी सी मात्रा में चिकनाई वाला तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या रहता है? चिकनाई वाला तरल पदार्थ भरा रहता है। यही पदार्थ जब जमता है तो फ्लोरा, एक मिनट ऊपर करिए, हाँ, जब यही पदार्थ जब जम जाता है तो फ्लोरल इन्फ्यूजन बोला जाता है इसको, है ना। फ्लोरल इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन क्या होता है? फ्लोरल इन्फ्यूजन जब हाँ, फ्लोरल इन्फ्यूजन क्या? ये वाला पदार्थ जो होता है आंतरिक परत और बाहरी परत के बीच में जो थोड़ा स्थान पाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोले जाते हैं? फ्लोरल कैविटी बोलते हैं। बीच की जगह होती है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में चिकनाई वाला तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? थोड़ी सी मात्रा में चिकनाई वाला पदार्थ होता है ना, ये तरल पदार्थ होता है। यही तरल पदार्थ जब जमने लगता है तो फ्लोरल क्या बोलते हैं उसको? फ्लोरल इन्फ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोरल इन्फ्यूजन। क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब फ्लोरा से जुड़ी स्थितियां होती हैं, ये हो गया फ्लोरल इन्फ्यूजन। स्थितियां, समस्याएं होती हैं, ये क्या होती है? समस्याएं, बीमारी समझ कर सकते हैं। फ्लोरा में जब जुड़ी क्या बीमारियां हो सकती हैं? इसमें 3 बीमारियां होता है ना। फ्लोरा से समस्या 3, फ्लोरल इन्फ्यूजन, फ्लोरेसी और फ्लोरल ट्यूमर, है ना। ये 3 क्या होती है? बीमारियां होती है। इसमें फ्लोरल की आंतरिक, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा था, फ्लोरल की गुहा के अत्यधिक तरल पदार्थ का जमा होना जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक, ये क्या होता है? फ्लोरल इन्फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? फ्लोरल की गुहा ये वाली, है ना, इसकी गुहा में जो तरल पदार्थ होता है, अभी हम लोगों ने देखा था दो परतों के बीच में एक छोटा सा स्थान पाया जाता था। वहां पर क्या होता? चिकना तरल पदार्थ पाया जाता था, तरल द्रव्य पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और वही पदार्थ जब जमने लगता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरल इन्फ्यूजन बोला जाता है। ठीक, जिससे क्या होती है? सांस लेने में कठिनाई होती है। क्लियर? फिर अगला हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूरेसी, है ना। फ्लूरेसी क्या होती है? फ्लोरा में सूजन जिससे गहरी सांस लेने, खांसने, छींकने में तेज दर्द होता है। फ्लूरेसी क्या होती है? फ्लोरा में सूजन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? सूजन, स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आती है इसमें सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है, दर्द करने लगता है पूरा फेफड़ा, क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है। छींकने, खांसने और छींकने पे भी दर्द का अनुभव होता है। फ्लोरेसी में क्या होता है? यह फ्लोरेसी क्या होती है? जब फ्लोरा में सूजन होता है। क्या होता है? फ्लोरा में जब सूजन होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसी। अब इसमें क्या होता है? इसमें कौन सी समस्या होती है? इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है ना। सांस लेने में गहरी सांस लेने में कठिनाई होती है, दर्द होने लगता है, खांसते और छींकने में भी दर्द उत्पन्न होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, फिर होता है फ्लोरल ट्यूमर। फ्लोरल ट्यूमर स्पेस में जो फ्लोरल का स्पेस होता है, जगह होता है ना, ये वाली जगहों में फ्लोरल स्पेस में क्या होता है? असामान्य कोशिकाओं का बढ़ जाता है। जो यहाँ की कोशिकाएं होती हैं, है ना, फ्लोरा की जो कोशिकाएं होती है इसमें क्या असामान्य कोशिकाएं, अत्यधिक कोशिकाएं जब बढ़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं? असामान्य रूप से कोशिकाएं को बढ़ जाती हैं, जो अक्सर कैंसर युक्त हो सकती हैं। क्या होती है? कैंसर युक्त हो सकती है। जैसे
मेसोथेलियोमा 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 एक प्रकार का कैंसर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? मेसोथेलियोमा जो मेसोथेलियोमा एक प्रकार का कैंसर होता है। यह फ्लोरा में पाया जाता है, बाद में यह फेफड़े में भी हो जाता है ना। यह एक प्रकार का कैंसर होता है। अब फ्लूरल ट्यूमर जो होता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर नाम सुने होंगे, ब्रेन में असामान्य रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है तो वो ट्यूमर गांठ बन जाती है। क्या होती है? गांठ बन जाती है। वैसे भी इसमें भी फ्लोरा में भी असामान्य कोशिकाएं बढ़ के वहां पर एक गांठ बना लेती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लूरल ट्यूमर। फ्लूरल ट्यूमर क्या होता है? कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ना का क्या बोलते हैं उसको? ट्यूमर बोलते हैं, है ना। ट्यूमर क्या होता है? कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ये कहाँ बढ़ती है? फ्लूरा में बढ़ती है, इसीलिए इसका नाम फ्लूरल ट्यूमर बोला जाता है ना। फ्लूरल स्पेस में असामान्य कोशिकाओं का बढ़ना जो अक्सर कैंसर युक्त हो सकते हैं। ये जो ट्यूमर होते हैं ये कैसे होते हैं? कैंसर युक्त होते हैं, है ना। जैसे मेसोथेलियोमा जो होती है ये कैंसर युक्त कोशिकाएं होती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया था, फ्लूरा पढ़ लिया है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स। लंग्स में, फेफड़े में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है ना। रक्त की आपूर्ति या रक्त का परिसंचरण किसमें? फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति कैसी होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस करते चले आ रहे हैं। किसके माध्यम से होता है? उसमें फेफड़े में रक्त का परिसंचरण किसके माध्यम से होता है? उसमें जो अंगूर की जैसे गुहाएं होती हैं, उसमें गुच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली के माध्यम से होता है। एल्वियोली नाम सुने हैं? जो कल की वीडियो देख लेना, वहां पे जो अंगूर की जैसे गुच्छा होती है, जो ब्रंकाई के दो भागों में बढ़ती है। ब्रंकाई का एकदम लास्ट वाला भाग होता है ना, ब्रोंकियोल्सी, है ना। ब्रोंकियोल्सी जो होती है उसके जो लास्ट में पाया जाती है अंगूर जैसी गुच्छाएं होती है, जो वायु थैलियां होती है ना। उसी के माध्यम से क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है और ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते चलते हैं। फेफड़े की रक्त की आपूर्ति दोहरी होती है। फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति कैसी होती है? दोहरी होती है। दोहरी क्या होती है? एक बार अशुद्ध रक्त जाता है, शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त जाता है, शुद्ध रक्त आता है ना। ये ऐसे चलता रहता है, दोहरी होती है। फुसफुसी परिसंचरण ऑक्सीजन रहित रक्त को गैस विनिमय के लिए ले जाता है। जो फुसफुसी परिसंचरण होता है ना, ये दो चीजें होती हैं। ये क्या बोलता है? क्या है ये? प्लूमनरी, ठीक है, जो भी है हिंदी में हम बोलते हैं फुसफुसी धमनी या फुसफुसी सीरा, है ना। फुसफुसी धमनी, फुसफुसी सीरा जो होती हैं ये क्या होती है? हार्ट में जाकर, सॉरी, लंग्स में जाकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? फुसफुसी परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रक्त को गैस विनिमय के लिए ले जाती है ना। ये जो होता है फुसफुसी परिसंचरण जो होता है ये ऑक्सीजन रहित रक्त में क्या होता है? पहले तो हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाने का काम करता है ना। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाने का काम करता है। जो बॉडी में से जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से आता है ना। बॉडी से जो लंग्स के लिए जो रक्त आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यह काम करता है फुसफुसी परिसंचरण जो होता है ऑक्सीजन रहित रक्त। बॉडी से जो भी रक्त आ रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त को गैस विनिमय के लिए ले जाता है। गैस विनिमय मतलब गैस को बदलने के लिए। ऑक्सीजन रहित रक्त ले आता है, वहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को पुनः रक्त में प्रवेश कर देता है, ठीक है ना, रक्त में डाल देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गैस विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। गैस रहित रक्त आता है किसमें? लंग्स में आता है। लंग्स क्या करता है? उस गैस रहित रक्त को लेकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन
डाल देता है उसमें, ठीक है ना। तो उसे हम श्वसन नाली के माध्यम से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। और श्वसनी परिसंचरण, एक होता है फुसफुसी परिसंचरण। फुसफुसी परिसंचरण करती क्या है, ऑक्सीजन रहित रक्त को गैस विनिमय के लिए ले आती है लंग्स में, फेफड़े में, है ना। दूसरी होती है श्वसनी परिसंचरण, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों के ऊतकों को पोषण देती है। क्या करती है, फेफड़े को ऊतकों को पोषण देती है। इसमें क्या होता है, श्वसनी परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसमें जो रक्त होता है, श्वसनी परिसंचरण में जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। क्लियर, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों के ऊतकों को पोषण देता है। फेफड़ों के जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उनको पोषण करने का काम करता है, ठीक है ना। दो चीजें होती है इसमें, फुसफुसी परिसंचरण और श्वसनी परिसंचरण। फुसफुसी परिसंचरण में क्या होता है, यह ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले जाता है, फुसफुसी परिसंचरण। और जो श्वसनी परिसंचरण होता है ना, श्वसनी परिसंचरण जो होता है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों के ऊतकों में ले जाता है ना। किसमें ले जाता है, फेफड़ों के ऊतकों में ले जाता है। कौन, ऑक्सीजन युक्त रक्त, है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त श्वसनी परिसंचरण में काम देता है। यहां तक कोई दिक्कत। थर्ड नंबर पढ़ते हैं फुसफुसी धमनी। अब आता है फुसफुसी धमनी। फुसफुसी धमनी से ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। फुसफुसी धमनी में क्या था, ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। इसमें जो फुसफुसी धमनी से जो रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है ना, और फुसफुसी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। इसमें इसीलिए इसमें फुसफुसी धमनी से ऑक्सीजन रहित रक्त आता है और फुसफुसी शिराओं से ऑक्सीजन युक्त रक्त होकर हृदय में लौटता है। यहां देख लिए ना, फुसफुसी धमनी से ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। फुसफुसी धमनी से एग्जाम में बहुत आता है। फुसफुसी धमनी से ऑक्सीजन रहित रक्त आता है और फुसफुसी शिराओं से ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय की ओर लौटता है, हृदय में लौटता है, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए फिर श्वसनी धमनी, फिर आती है श्वसनी धमनी। श्वसनी धमनी महाधमनी से निकलकर फेफड़ों के वायु मार्ग ब्रोंकाई को ऑक्सीजन देती है। जब ब्रोंकाई को ऑक्सीजन कौन देता है, श्वसनी धमनी से, श्वसनी धमनी या महाधमनी से निकलकर फेफड़ों के वायु मार्ग को ऑक्सीजन देने का काम कौन करती है, श्वसनी धमनी या महाधमनी, ठीक है ना। महाधमनी या श्वसनी धमनी जो फेफड़े की वायुमार्ग या ब्रोंकाई को ऑक्सीजन देती है और यह रक्त फुसफुसी शिराओं के माध्यम से वापस लौटता है। जो ब्रोंकाई में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन देता है, ऑक्सीजन देता है कौन, धमनी देती है ना, धमनी देती है। फिर वहां से और यह रक्त फुसफुसी शिराओं के माध्यम से वापस लौट जाता है, ठीक है ना। धमनी से आता है और शिरा से वापस निकल जाता है, ठीक है ना। फिर आता है जिससे फेफड़ों में निरंतर ऑक्सीजन मिलता रहता है। इस प्रक्रिया के द्वारा फेफड़े को निरंतर ऑक्सीजन मिलता रहता है। यहां तक कोई दिक्कत। ब्लड की आपूर्ति हो गई, फेफड़े की ब्लड की आपूर्ति इस प्रोसेस के माध्यम से चलता रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर दूसरा होता है फुसफुसी परिसंचरण। अभी हम लोगों ने फुसफुसी परिसंचरण पढ़ा था, है ना। यह क्या करता है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है, फेफड़ों की ओर ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। फिर इसमें क्या होता है, फुसफुसी परिसंचरण गैस विनिमय के लिए काम करता है ना। गैस विनिमय के लिए रक्त लाना और वापस ले जाने में काम करता है कौन, फुसफुसी परिसंचरण। इसका रक्त फुसफुसी परिसंचरण में रक्त का प्रवाह कैसा होता है, गैस विनिमय कैसा और इसकी वापसी कैसी होती है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। इसका उद्देश्य, फुसफुसी परिसंचरण का उद्देश्य क्या होता है, गैस विनिमय के लिए रक्त लाना और वापस ले जाना, है ना। गैस विनिमय मतलब गैस को आदान प्रदान के लिए इसको ले जाना। कार्बन डाइऑक्साइड ले आती है और ऑक्सीजन ले जाती है, ठीक है ना।
इसका प्रवाह कैसा होता है? इसका प्रवाह दाएं निलय है ना, दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के जरिए ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले आता है। रक्त प्रवाह क्या होता है? दाएं निलय से ये जो फुसफुसी धमनी होती है, दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के जरिए, इसमें फुसफुसी परिसंचरण में फुसफुसी धमनी काम करती है। कौन काम करती है? फुसफुसी धमनी ना। ये काम करती है जो दायां निलय होता है, हार्ट आप पढ़ रहे थे, हार्ट जब पढ़े तो दायां निलय दायां अलिंद है ना, बायां निलय बायां अलिंद, यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें। इसमें क्या होता है? दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के द्वारा यहाँ पे रक्त आता है ना। फेफड़े में कैसे आता है? जो फुसफुसी परिसंचरण में फुसफुसी धमनी काम करती है। कौन सी काम करती है? फुसफुसी धमनी। यह क्या करती है? दाएं निलय से, हार्ट के दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के द्वारा या फुसफुसी धमनी के जरिए ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन इसमें इस वाले अशुद्ध रक्त ले जाती है ये बच्चा, सीधी सी बात है, अशुद्ध रक्त ले जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है इसमें, ठीक है ना। दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के द्वारा ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले आता है। फेफड़े में ले आने का काम कौन करता है? फुसफुसी परिसंचरण है ना, फुसफुसी परिसंचरण। और श्वसनी परिसंचरण फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। यहाँ दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के जरिए ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले आने का काम करती है कौन? फुसफुसी परिसंचरण। फिर इसमें गैस विनिमय कैसा होता है ना। अब गैस विनिमय, गैस का अदला बदली, इसमें क्या होता है? फुसफुसी कोशिकाएं में ऑक्सीजन ली जाती है, जो फुसफुसी कोशिकाएं होती हैं हार्ट में है ना। इसमें क्या होता है? फुसफुसी हार्ट नहीं, लंग्स में फुसफुसी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। जो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फुसफुसी धमनी है आई, यहाँ पे फुसफुसी धमनी में क्या आता है? ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। अब इसको जरूरत किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है यहाँ, यही तो विनिमय हुआ ना। ये फुसफुसी कोशिकाएं जो होती हैं, फुसफुसी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ली जाती है। फुसफुसी कोशिकाओं में क्या होती है? ऑक्सीजन ले जाती है और पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। यहां तक समझ में आया? फिर आ जाता है वापसी। अब क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुसी शिराओं के जरिए बाएं अलिंद में भेज दिया जाता है, वापस कर दिया गया है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त हो गया है ना, ऑक्सीजन ले लिया इसने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब ले लिया, अब उसको किसके माध्यम से? ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुसफुसी शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में भेज दिया जाता है ना। बाएं अलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त किसमें बहता है? बाएं अलिंद में। और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत? शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में। शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में, याद रहेगा ना। और किसके माध्यम से जाता है? फुसफुसी शिराओं के माध्यम से जाता है। इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब श्वसनी परिसंचरण। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फुसफुसी परिसंचरण पढ़ा था ना, फुसफुसी परिसंचरण पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है श्वसनी परिसंचरण। श्वसनी परिसंचरण क्या होती है? यह फेफड़ों के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करना, क्योंकि फुसफुसी परिसंचरण सिर्फ गैस विनिमय के लिए होती है ना। जो श्वसनी परिसंचरण होती है या फेफड़े के ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज जो होती हैं है ना, फेफड़े के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करवाने का काम करती है कौन? श्वसनी परिसंचरण। फेफड़े के जो ऊतक होते हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य कौन निभाता है? श्वसनी परिसंचरण। फेफड़े के ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? श्वसनी परिसंचरण की। यहां तक कोई दिक्कत? जबकि फुसफुसी परिसंचरण गैस का अदला बदली करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। गैस का विनिमय करने का महत्वपूर्ण काम कौन करती है? फुसफुसी परिसंचरण है ना।
और फेफड़े की जो ऊतक होती है उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? श्वसनी परिसंचरण में। ठीक है ना, डिफरेंस समझ गए ना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर होता है रक्त प्रवाह। इसमें रक्त प्रवाह कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त श्वसनी धमनियों से आता है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त श्वसनी धमनियों से आता है। किससे आता है? श्वसनी धमनियों में से आता है, जो सीधे महाधमनी या इंटरकोस्टल है ना, इंटरकोस्टल धमनियों से निकलता है। ये रक्त का प्रवाह करती हैं। कौन? श्वसनी परिसंचरण रक्त का प्रवाह कैसे करती है? रक्त के प्रवाह में ऑक्सीजन युक्त रक्त है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त श्वसनी धमनियों से आता है। इसमें जो होता है रक्त का परिसंचरण होता है ना। फेफड़े के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे मिलता है? श्वसनी धमनियों से मिलता है। ठीक, श्वसनी धमनियों से आता है रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त श्वसनी धमनियों से आता है, जो सीधे कहां से मिलती है? महाधमनी से या इंटरकोस्टल धमनियों से निकलती है। ठीक, ये श्वसनी धमनी कहां से निकलती है? महाधमनी से निकलती है या तो इंटरकोस्टल धमनी से निकलती है। ठीक है ना। अब ये किसको ये जो होती है श्वसन धमनी, जो फेफड़े की जो ऊतकों होती हैं उनको पोषण करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है ना, फेफड़े के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करवाती है। ठीक, फिर होता है इसकी निकासी कैसी होती है? इस ऑक्सीजन युक्त रक्त का अधिकांश हिस्सा भी फुसफुसी शिराओं के माध्यम से हृदय में लौट जाता है ना। इसका जो हिस्सा होता है, जो श्वसनी धमनी से जो रक्त युक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है ना, उसका अधिकांश हिस्सा शिराओं के माध्यम से, फुसफुसी शिराओं के माध्यम से हृदय की ओर लौट जाता है, हृदय में लौट जाता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं श्वसन क्रिया विज्ञान। ये आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक पढ़ रहा है ना। एक दिन हम आप लोगों को सिलेबस, एक दिन अभी थोड़ी देर बाद हम लोगों ने सिलेबस देख लेंगे उसमें। अभी हम लोग इसमें क्या क्या पढ़िए, रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नाक पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, नाक पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने फेरिक्स पढ़ा, फिर लैरिक्स पढ़ लिया, है ना। लैरिक्स के बाद आती है ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकाई के बाद आती है आपका लंग्स आता है, लंग्स के बाद प्लूरा, है ना। प्लूरा के बाद श्वसनी परिसंचरण, किसका? फुसफुसी परिसंचरण, है ना। फिर आता है श्वसनी परिसंचरण। फिर आता है अगला टॉपिक श्वसन क्रिया विज्ञान। ये अलग टॉपिक होता है ना। ये श्वसन क्रिया विज्ञान जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी का निचोड़ होता है। क्या होता है? श्वसन क्रिया विज्ञान में श्वसन कैसे होता है, किन किन भागों से, कौन कौन श्वसन में कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका प्रत्येक का काम क्या होता है। अभी हम लोगों ने पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको ओवरव्यू होता है। श्वसन क्रिया विज्ञान क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका ओवरव्यू है, या कंक्लूजन पर बोल सकते हो, निष्कर्ष बोल सकते हो, है ना। यह विज्ञान जिसके माध्यम श्वसन क्रिया विज्ञान जो होती है, इसमें केवल रिस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। श्वसन क्रिया विज्ञान वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जिसमें फेफड़ों में हवा भरना वेंटिलेशन कहलाता है। जब फेफड़े में हवा भरती है उसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। वायुकोश, एल्वियोली हम लोगों ने पढ़ा था। जो एल्वियोली क्या होती है? जो वायु की थैलियां होती हैं, कहाँ? हृदय में जो वायु की गुच्छेदार, अंगूर के गुच्छेदार, है ना, गुच्छे नुमा जो वायु की थैलियां होती है उसको हम एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। जो अंगूर जैसी संरचना होती है, गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसमें सिलिया और बलगम भरे रहते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें क्या होता है? एल्वियोली होती है ना, वायुकोशों, एल्वियोली और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, गैस विनिमय और रक्त द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शामिल है। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है वह इसमें आता है। किसमें? श्वसन क्रिया विज्ञान में। ठीक है ना। इसमें डायाफ्राम और मांसपेशियों के संकुचन
से सांस लेना और फेफड़ों के लचीलेपन से सांस छोड़ने में शामिल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम जो होता है, लंग्स के नीचे पाया जाता है डायाफ्राम और मांसपेशियों के संकुचन से क्या करते हैं, संकुचन से हम सांस लेते हैं। डायाफ्राम और मांसपेशी अगर हार्ड हो जाए, मतलब कठोर हो जाए, तो हम सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है ना। जब हम सांस लेते हैं, यहाँ की जो छाती की मांसपेशियां होती है, चेस्ट की मांसपेशियां, वो फूलने लगती है ना। कैसी हो जाती है, संकुचित होती हैं और फैलाव होता है तो हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अगर यही कठोर हो जाए, सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाते हैं, डायाफ्राम नहीं काम ही नहीं करता। तो मांसपेशियों के संकुचन से सांस लेना और फेफड़े के लचीलेपन से सांस को छोड़ना शामिल होता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन मिलती है और अवशिष्ट CO2 बाहर जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो फिर 3-4 दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं यहाँ ना। चलिए, फिर श्वसन तंत्र के कार्य क्या होता है ना। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र के कार्य क्या है, पहला काम होता है इसमें ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये तो याद ही हो गया होगा। दूसरा चीज, हवा को गर्म, नर्म और फिल्टर करने का काम करती है। श्वसन में जितने भी अंग होते हैं ये काम वही करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, हवा को नम करना और गर्म करना का। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हवा को गर्म करना और नम करने का काम करती है ट्रेकिया, करती है श्वास नली, है ना, श्वास नली और फेरिक्स करती है। तो ये किसके पार्ट्स होते हैं, श्वसन तंत्र के पार्ट्स होते हैं। जो ट्रेकिया जो काम करेगी श्वसन तंत्र में काम आएगा, ठीक है ना। फिर बोलने के लिए स्वर यंत्र होता है, लैरिक्स, बोलने और सूंघने घ्राण तंत्रिका। घ्राण तंत्रिका कहाँ पाई जाती है, फेरिक्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, फेरिक्स। घ्राण तंत्रिका या घ्राण उपकला जिसे हम बोलते हैं, जब अब टीसू हम लोग पढ़ रहे थे वहां घ्राण उपकला आई थी, जो नाक में पाई जाती है, जो वस्तुओं के या पदार्थों को सूंघने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, याद रहेगा ना, घ्राण तंत्रिका सूंघने में मदद करती है, सूंघने में मदद करती है, ठीक है ना। बोलने में कौन मदद करती है, लैरिक्स, बोलने के लिए लैरिक्स और सूंघने के लिए फेरिक्स। फेरिक्स के अंदर जो होती है, फेरिक्स या नोजल कैविटी होती है, नाक की गुहाएं होती है, उसमें पाई जाती है तंत्रिका, घ्राण तंत्रिका पाई जाती है ना, या घ्राण उपकला होती है, वो जो सूंघने में मदद करती है। फिर होता है रक्त के पीएच, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। जो हम लोग फील्ड परिसंचरण कर रहे हैं ना, उसके माध्यम से रक्त के पीएच, है ना, पीएच जो उसको भी अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कौन, श्वसन तंत्र का काम करता है ये, ठीक है ना, ये काम होता है। बाकी सब हम लोग काम पढ़ ही रहे थे 3-4 दिन से। चलिए आगे। फिर फेफड़े का आयतन एवं क्षमता। अब हम कितनी सांस ले रहे हैं, उसकी क्षमता, हमारे फेफड़े की क्षमता कितनी है, इसके अंदर कितनी वायु भर सकती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना, समझ गए ना। इसमें क्या डिस्कस करना है, फेफड़े का आयतन और क्षमता, वॉल्यूम और कैपेसिटी। हमारे लंग्स की वॉल्यूम कितनी होती है, इसमें कितनी हवा भर सकती है ना, और इसकी क्षमता कितनी होती है, इसमें कितने मिलीलीटर हवा आ सकती है और कितने क्षमता होती है, ठीक है ना। फेफड़े की क्षमता पढ़ना है। फेफड़े के आयतन और क्षमताएं हवा की वह मात्रा होती है जो श्वास लेने के दौरान फेफड़े में आती जाती है और फेफड़े में रुकती है। ये क्या होती है, मात्राएं होती है, हवा की क्या होती है, मात्राएं होती है। कौन सी, आयतन और क्षमताएं। फेफड़े की आयतन और क्षमताएं हवा की मात्रा होती है जो सांस लेने के दौरान फेफड़े में आती जाती है। हवा क्या होती है, आती जाती रहती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, और फेफड़े में रुकती है। इनमें टाइडल वॉल्यूम, सामान्य वॉल्यूम, टाइडल समून जो होती है, टाइडल होता है ना, टाइडल वॉल्यूम जो होती है सामान्य सांस होता है, और इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अधिकतम या अतिरिक्त हवा, और रेसिडुअल वॉल्यूम फेफड़ों के बीच हवा शामिल होती है, जिसमें कुल क्षमताएं
टीडीएल इन सभी के योग जो बनाते हैं, इसमें 3 भाग होता है बच्चों, 3-4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसमें टाइडल वॉल्यूम होता है ना। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, यह महत्वपूर्ण लंग्स और इसकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाता है। फिर दूसरा होता है इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है, और इसकी क्षमता लंग्स में इसका काम महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ना, और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ये सब क्या होता है, ये सब आयतनों का योग होते हैं, ये सब आयतन होते हैं है ना, आयतन होते हैं और उनकी कुल क्षमताएं होती है, जो स्वस्थ वयस्क में लगभग 6 लीटर तक होती है। स्वस्थ वयस्क में आयतन कितना होता है, 6 लीटर के लगभग होता है। 6 लीटर की हवा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं इसमें, लंग्स में कितने लीटर, 6 लीटर। और इसे जो इसकी वॉल्यूम को मापने के लिए स्पायरोमीटर का स्पायरोमेट्री से मापा जाता है। एक यंत्र होता है, उपयंत्र होता है, उपकरण होता है ना, जो लंग्स की आयतन और क्षमता को मापने के लिए स्पायरोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पायरोमेट्री किसे कहते हैं, स्पायरोमेट्री यहाँ लिखा है, स्पायरोमीटर भी होता है, जो फेफड़े की क्षमता और आयतन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा ना इसको, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या करती है, स्पायरोमेट्री क्या करती है अभी हम लोग बता, फेफड़े के आयतन और क्षमता को मापती है ना। इतना जल्दी भूल जाओगे तो बेकार है। चलिए अब होते हैं फेफड़े के मुख्य आयतन, फेफड़े के मुख्य आयतन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्या होते हैं, आयतन होते हैं। टाइडल आयतन हो गया, श्वसन आरक्षित आयतन या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में IRV लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, IRV। IRV जहां लिखा रहेगा तो क्या होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। फिर दूसरी चीज होता है निश्वास आरक्षित आयतन, यह होता है एक्सपिरेटरी होता है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ERV होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ERV। IRV ERV। टीवी क्या होता है, टाइडल। टीवी क्या होती है, टाइडल। टेलीविजन मत कह देना है ना, क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम हो गया। फिर होता है RV होता है, ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम होता है ना। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, इसको क्या होती है। ये सामान्य सांस लेने और छोड़ने की हवा की मात्रा होती है। जो टाइडल होती है, टाइडल आयतन जो होता है वो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने और छोड़ने वाली हवा की मात्रा, हम कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी हवा छोड़ रहे हैं, उसकी मात्रा को हम किसमें नापते हैं, टाइडल आयतन में नापते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इस दौरान कितनी हम सांस ले रहे हैं और कितनी हवा छोड़ रहे हैं, है ना, उसकी मात्रा को डिफाइन करता है कौन, टाइडल वॉल्यूम। या लगभग कितने, 5 मिलीलीटर, 500 ml हम लोग सांस लेते हैं। वयस्क मनुष्यों में 500 ml हम एक बार सांस लेते हैं और उतनी सांस छोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। सामान्य सांस लेने और सांस छोड़ने वाली हवा की मात्रा होती है, यह सामान्यतः कितनी होती है, लगभग 500 मिलीलीटर होती है। क्लियर, 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर। कितना लीटर, आधा लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, नहीं भगवान, नंबर सिस्टम पढ़ के आना। 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 है, 1000 होता है भैया, 1000 ml होता है। 900 ml 1000 ml सुनी हो ना, 900 ml या 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। जैसे आप मीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं ना। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000
मिलीमीटर होते हैं, है ना। और 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। या पैमाना याद किए रहना ये सब चीजें। तो पूछ लेकर मैं बना रहा ऐसे घे घे हो जाएगा, कबूतर उड़ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो 500 ml होता है आधा लीटर। एक बार में हम कितना लेते हैं? आधा लीटर सांस छोड़ते हैं और आधा लीटर सांस लेते हैं, है ना। वयस्क मनुष्य यह मात्रा जो होता है ना, मनुष्य के कद काठी उस पर भी निर्भर करता है, उसके वजन, उसके आकार, उसकी हाइट के ऊपर भी निर्भर करती है। ये लगभग में लिखा, आइडियल नहीं है, लगभग में आइडियल नहीं है ये, है ना। इतना ही लेना है आइडियल। जैसे छोटा व्यक्ति है वो कम लेगा, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति है 6 फुट का है मेरी तरह से तो ज्यादा लेगा, मेरे से बड़ा होगा तो और ज्यादा लेगा। ये लगभग में है ना बच्चों, आइडियल नहीं है। यहां तक समझिए ना। आइडियल, टाइडल क्या होता है? सामान्य सांस लेने और छोड़ने की हवा की मात्रा होती है, ठीक। दूसरी चीज जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? यह सामान्य सांस लेने के बाद अधिकतम जितनी हवा अंदर खींची जा सकती है उसकी मात्रा को क्या बोलती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिए, सांस लेने के बाद और हम कितना अधिक हवा अंदर ले सकते हैं उसकी मात्रा को दर्शाता है श्वसन आरक्षित आयतन। जैसे हम नॉर्मल ले रहे हैं सांस, ये किस में आ जा रहा है? टाइडल में आ गया। किस में आएगा? टाइडल में आ गया। जब हम योगा करते हैं बच्चों, जब योगा करते हैं सांस भरते हैं ना अंदर, एक नॉर्मल हवा से अधिक हवा अंदर भरते हैं ना। एक नॉर्मल सांस से एक अधिक हवा भरते हैं, वो वाली जो होता है वो वाला आयतन होता है श्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है। इसमें क्या होता है? सामान्य सांस लेने के बाद, सामान्य सांस तो ले रहे हैं, सामान्य सांस लेने के बाद अधिकतम जितनी हवा अंदर खींची जा सकती है ना, वो क्या होता है? आपकी श्वसन आरक्षित आयतन होता है। यहां तक कोई बच्चों दिक्कत? श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है? जब हम सामान्य सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद भी अगर और अधिक अपनी हवा अंदर ले जा रहे हैं तो उसमें किसमें आता है? योगा जब करते हैं, अनुलोम विलोम योगा करते हैं ना, रामदेव वाले, जब सिरकते हैं अंदर की ओर जाती है हवा, है ना, वो किसमें आ रहा था? श्वसन आरक्षित में आ रहा है। एक नॉर्मल सांस लेने के बाद और अधिक हम हवा अंदर अपने फेफड़े में भर रहे हैं, क्लियर? वो किसमें आ जाएगा? श्वसन आरक्षित आयतन में, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज होता है निश्वसन आरक्षित आयतन, एक्सपिरेटरी रिजर्व आयतन, रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, यह सामान्य सांस छोड़ने के बाद अधिकतम जितनी हवा बाहर निकाली जा सकती है। इसमें क्या होता है? हम सांस छोड़ते हैं, क्या होते हैं? सांस छोड़ते हैं, लेकिन अंदर की हवा और जितनी अधिक मात्रा में हम और अधिक हवा निकाल सकते हैं फेफड़े से, वो उसकी मात्रा होती है। अनुलोम विलोम में क्या होता है? एक बार हम सांस लिए, नॉर्मल सांस लिए, उसके अधिक हम सांस मतलब हवा भर लिए, ठीक है ना। जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं उसको और अधिक मात्रा में भी सांस छोड़ सकते हैं। हवा जितनी अधिक मात्रा में हवा निकालेंगे वो किसमें आएगा? निश्वसन आरक्षित आयतन में आता है, क्लियर? अनुलोम विलोम करिएगा उसमें आएगा। अनुलोम में क्या होता है? अनुलोम में जितनी अधिक हवा भरते हैं वो किसमें आ जाएगा? श्वसन आरक्षित में। विलोम में क्या होता है? जितनी निकाल देते हैं, कब? एक नॉर्मल सांस के बाद, एक नॉर्मल हवा निकालने के बाद जितनी अधिक निकाल दे रहे हैं वो किसमें आ जाएगा? निश्वसन आरक्षित आयतन में आएगा। समझ गए ना यहाँ पे? फिर आता है अवशिष्ट आयतन। क्या होता है? अवशिष्ट आयतन पूरी तरह से छोड़ने के बाद फेफड़े में बची हवा, है ना। फिर जिसमें क्या होता है? जब अधिकतम जितनी हवा निकाल सकते हैं, है ना, अधिकतम निकाल दिए, जितनी हमारी औकात थी, जितनी हमारी हिम्मत थी उतना निकाल दी, फिर भी कुछ ना कुछ हवा क्या होती है? फेफड़े में बची रहती है। तो वह वाली हवा की मात्रा, बची हुई हवा की मात्रा किसमें होता है? अवशिष्ट आयतन में आती है, ठीक? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आता है, हम लोग पढ़ेंगे टाइडल आयतन। टाइडल आयतन हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, उसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं और डिटेल्स में पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें टाइडल आयतन क्या होता है? यह हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यह सामान्य आरामदायक सांस लेने के दौरान अंदर ली गई या बाहर छोड़ी गई हवा की मात्रा होती
ना, आरामदायक रिलैक्स मोड में। योगा वोगा नहीं कर रहे हैं तब, है ना, जैसे हम इस समय बैठे हैं कर रहे हैं। तो आरामदायक सांस लेने के दौरान अंदर ली गई या बाहर छोड़ी गई हवा की मात्रा किसमें डिनोट होती है? टाइडल आयतन में, ठीक है ना। इसमें होता है, इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा कितनी? औसतन लगभग 500 मिलीलीटर एक छोटी पानी की बोतल के बराबर। छोटी पानी की बोतल यहाँ लिख दिए इसीलिए। 500 ml नहीं समझ में आ रहे हैं, आधा लीटर समझ में नहीं आ रहा है, 500 ml नहीं समझ में आ रहा, आधा लीटर होता ही क्या? बता दोगे 900 ml है। आधा लीटर में कितने ml होते हैं? आधा लीटर में कितने ml होते हैं? 500 ml। अभी 1000 बोलने वाली थी। 1000 ml कितने होता? 1 लीटर हो जाता है ना। तो आधा लीटर या 500 ml इसकी मात्रा होती है किसकी? टाइडल आयतन का, ठीक है ना। इसका महत्व क्या होता है? यह फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। टाइडल आयतन क्या होता है? प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। नॉर्मल सांस ले रहे हैं, क्लियर। फिर इसकी गणना कैसे करते हैं? इसकी गणना कैसे? कुल श्वसन दर, है ना, प्रति मिनट कितनी हम सांस ले रहे हैं, प्रति मिनट सांस कितनी ले रहे हैं, कुल श्वसन दर और टाइडल आयतन के गुणा करके कुल मिनट वेंटिलेशन को प्राप्त किया जाता है। कुल श्वसन एक, अच्छा इसकी गणना कैसे करते हैं हम? कितने, 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में कितनी बार हम सांस ले रहे हैं, मतलब 25 बार सांस ले रहे हैं, है ना। कितनी बार? 25 बार। और आयतन, टाइडल आयतन का गुणा, टाइडल आयतन कितना है? 500। इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कुल वेंटिलेशन मिल जाएगा। क्या होता है? प्रति मिनट कुल हवा कितनी, हम हवा कितनी ले रहे हैं वो मिल जाएगा इसमें। समझ गया? अब यहाँ पे मार्कर है नहीं तो उसको मैं करके दिखा देता ना। यहां तक कोई दिक्कत समझ? कुल श्वसन प्रति मिनट कितनी हम सांस ले रहे हैं, कुल श्वसन दर क्या होती है? प्रति मिनट, 1 मिनट में कितनी बार हम सांस ले रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे थे, प्रति मिनट कितनी बार सांस ले रहे हैं। और टाइडल आयतन कितना है? 500 ml, है ना, 500 मिलीलीटर। इसका हम गुणा कर देंगे तो 1 मिनट में या प्रति मिनट कुल हवा निकल, 1 मिनट में कितनी बार हम हवा ले रहे हैं वो उसका मात्रा निकल आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? इसकी जो होता है प्रति मिनट हवा जो होती है, हम कितनी जो टाइडल आयतन में कितनी हवा अंदर आ रही है ना, कितनी हवा अंदर आई है, कितनी बार छोड़े हैं, है ना, उसको डिफाइन करने के लिए जो हम प्रति मिनट, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, है ना, उसको ले लेंगे। मान लेते हैं 25 बार हम लोगों ने सांस लिया है, कितनी बार लिया है? 25 बार लिया। अब फेफड़े में कितनी हवा भरी है उसको निकालना है ना। प्रति मिनट कुल हवा निकालनी है। प्रति मिनट कुल हवा निकालने के लिए प्रति मिनट श्वसन दर लेना है। 25 बार हम लोग क्या लिए? सांस लिए। और उसका आयतन इंटू टाइडल आयतन को गुणा करके, टाइडल आयतन कितना है? 500 ml, मान लो 450 बार लिए, 4.5 और 25 का गुणा कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा, टाइडल आयतन निकल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? फिर उसका फिर इसमें परिवर्तनशीलता क्या होती है? यह व्यक्ति के फेफड़े के आकार, ऊंचाई, वजन और उम्र के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, जो मैंने पहले बताया था, है ना। यह क्या होता है? व्यक्ति के फेफड़े के आकार। अब जैसे बड़ा आदमी रहेगा, चौड़ा आदमी रहेगा, उसका फेफड़ा आकार रहेगा। जो पतला रहेगा, डंडा आकार के रहेगा, उसका आकार अलग रहेगा। बच्चे छोटा है, उसका आकार, फेफड़ा का आकार कुछ और रहेगा, बड़ा रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा, उसका आकार बड़ा। तो क्या होता है? परिवर्तन, यह व्यक्ति के फेफड़ों के आकार, ऊंचाई, वजन और उम्र के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है ना। टाइडल आयतन भिन्न, छोटा बच्चा है 5 साल का और 25 साल के व्यक्ति के कंपेयर करोगे तो भिन्न रहेगा, ठीक है ना, ये भिन्न हो सकता है, इसीलिए इसमें लगभग नहीं लिखा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यही है बच्चों, फिर से इसमें है, इसमें टाइडल आयतन की परिभाषा लिखी गई है। टाइडल आयतन वह हवा की मात्रा है जो स्वस्थ व्यक्ति सामान्य और शांत सांस लेने और छोड़ने के दौरान अपने फेफड़ों के अंदर लेता है या बाहर छोड़ता है। यह आमतौर पर लगभग 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर कई बार आ गया है, याद रखिएगा। टाइडल में कितना होता है? 500 ml होता है। 500 ml या आधा लीटर होता है, जो
फेफड़े के कार्य का एक बुनियादी माप है जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? चलिए आगे। फिर होता है दूसरा हम लोग पढ़ना है। पहले हम लोग का टाइडल पढ़ लिया है, ये आयतन होता है फेफड़े के आयतन। पहला टाइडल हो गया, दूसरा कौन होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व, है ना, वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? इसमें क्या होता है? श्वसन आरक्षित क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है सामान्य श्वास लेने या छोड़ने के बाद फेफड़े में बची या अतिरिक्त ली गई हवा, ली जा सकने वाली हवा की मात्रा होती है जो सामान्य सांस के अलावा होती है, टाइडल के अलावा होती है। हम वो तो टाइडल तो ले ही रहे, उसके अलावा हम कितनी अंदर हवा ले सकते हैं वो उसकी मात्रा होती है। ठीक है ना? श्वसन आरक्षित आयतन क्या होती है? समान श्वास लेने या छोड़ने के बाद, समान सांस लेने या छोड़ने किसमें आता है? टाइडल में आता है। उसके बाद अतिरिक्त या बची या अतिरिक्त ली जाने वाली हवा की मात्रा होती है कौन? आरक्षित आयतन। ठीक है ना? श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है? अतिरिक्त ली जाने वाली हवा, कहाँ? अंदर ली जाने वाली, फेफड़े में। ठीक है ना? जो सामान्य सांस टाइडल वॉल्यूम के अलावा होती है। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अंतः श्वसन आरक्षित, है ना? अंतः, इसको दूसरा नाम भी होता है ना, अंतः श्वसन आरक्षित IVR। इसको हम क्या बोलते हैं? IVR को क्या बोलते हैं? IRV को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह सामान्य सांस के बाद अतिरिक्त हवा को बलपूर्वक अंदर ली जा सकती है। यह कितना ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml, है ना? 2500 से 3000 ml तक की सांस को हम लोग अपने फेफड़े में ले सकते हैं, है ना? अब एक क्वेश्चन पूछिए, 2500 ml बराबर कितना होगा? कितने लीटर होगा? 2500 ml बराबर कितना लीटर? कितना लीटर? 2.5 लीटर। कितना होगा? 2.5 लीटर। देखो 1000 बराबर 1 लीटर, 2000 बराबर 2 लीटर, है ना? 2000 हो गया, फिर 500 और बचा। 25 में क्या होता है? आधा, 5 में 500 ml कितना हो गया? आधा लीटर तो हो गया ना। 2500 ml बराबर कितना होता है? 2.5 लीटर। 2.5 से 3 लीटर तक ये हवा अंदर ले सकते हैं इसमें। ठीक है ना? याद रखिएगा, पैमाना बहुत फंसाते बहुत तेज है, नहीं तो आधा लीटर दूध के जगह 1 पौवा दूध दे देंगे तो हो गया, कह देंगे 50, एक ही पौवा देगा ये। 1 पौवा में कितने लीटर ml होता है? 1 पौवा में कितने ml होता है? नहीं मालूम है? 250 ml होता है। आधा लीटर का 500 ml, आधा का आधा कर दोगे तो 1 पाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 250 ml बोलते हैं। ठीक है ना? मैं मैथ का टीचर भी हूँ, समझ लेना, WCS में ही पढ़ाता हूँ। और दूसरी चीज, हाँ तो पढ़ लेना, हम जाने दो, वहां के नहीं जाते हैं। ठीक, फिर हम लोग पढ़ते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन, है ना, EVR। इसमें सामान्य सांस छोड़ने के बाद अतिरिक्त हवा को बलपूर्वक बाहर निकाली जा सकती है ना? अतिरिक्त हवा बाहर निकाली जा सकती है। इसमें कितना निकलता है? 1000 ml से 1100 ml तक निकलता है। 1 लीटर से 1100 ml तक हवा बाहर निकलती है। ठीक है ना? ले कितना रहे? ध्यान दीजिएगा, ले कितना ले रहे हैं? अंदर कितना ले रहे हैं? 250 ml से 250 ml से 250 ml नहीं, 2500 ml से 3000 ml ले रहे हैं, और निकाल कितना रहे बाहर बलपूर्वक? 1000। अब इसी के बीच में जो बची रहेगी वो दूसरी प्रकार में आ जाएगी, भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, निश्वसन आरक्षित एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ते हैं, है ना, जो हम लोग पिछली स्लाइड में देख लिया। इसमें क्या होता है? सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक छोड़े जाने वाली अतिरिक्त हवा की मात्रा होती है। ठीक है ना? सामान्य सांस लेने के बाद, सामान्य सांस ले लिए,
ठीक है ना, अंदर हवा ले लिए ना, 250 से 2500 से 2.5 लीटर से 3 लीटर तक अंदर हवा भर लिए है ना एक्सपिरेटरी में। अब इसमें कितना छोड़ा जाए, उसको बलपूर्वक कितना अधिक छोड़ा जा सकता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद कितना हम छोड़ सकते हैं, वो उसकी मात्रा होती है कौन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, अतिरिक्त हवा की मात्रा होती है। इसे किसमें मापते हैं, स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर, वहां पे स्पाइरोमेट्री लिखा था है ना, स्पाइरोमीटर से नामक उपकरण से मापा जाता है। श्वसन को किससे मापा जाता है, स्पाइरोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। औसत मान इसमें क्या होता है, 1000 से 1100 ml या मिलीलीटर पुरुषों में, और महिलाओं में थोड़ा कम हो सकता है, 900 से 1000 तक होता है, ठीक है ना। पुरुषों में कितना होता है, 1000 से 1100 मिलीलीटर, और महिलाओं में 900 से 1000 के बीच में होता है। क्लियर है, छोटी होती है भैया, शरीर भी थोड़ा कम होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें, इसका उपयोग अतिरिक्त हवा तब काम आती है जब आपको गहरी सांस छोड़ने या व्यायाम के दौरान अधिक हवा बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, जिससे ज्वारीय आयतन मतलब टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना। व्यायाम के दौरान हम सांस क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अवशिष्ट, अवशिष्ट याद आ गया, रेसिड्यूल, क्या लिखा है, रेसिडुअल वॉल्यूम ना, रेसिडुअल आयतन जो अवशिष्ट आयतन होता है, यह बलपूर्वक सांस बाहर निकाले निश्वास के बाद फेफड़ों में बची वायु की मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं, है ना। जब अंदर लिए, कितना लिए, 2500 से 3000 ml लिए, छोड़ कितना रहे हैं, 1000 छोड़ रहे हैं, बाकी 1500 तो बचा ही है ना, 1500 ml क्या है, बचा है। तो वो वाला क्या होता है, वो वाला आयतन क्या होता है, अवशिष्ट आयतन बता, बची हुई मात्रा, फेफड़े के अंदर कितनी हवा बची है, उसकी आयतन को बात कर रहा है वहां। क्लियर। अगर यह नहीं रहे, इसका काम क्या होता है, अवशिष्ट आयतन के काम, यह फेफड़े को पूरी तरह से चिपकने से रोकता है। अगर ये पूरा निकल जाए, अवशिष्ट आयतन ना रहे, फेफड़ा चिपक जाएगा, फिर दोबारा सांस ले ही नहीं करेगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनके फेफड़ा क्या होता है, चिपक जाता है, या तो फूला रहेगा या तो चिपका रहेगा, दो ही कंडीशन होती है, ठीक है ना। यह फेफड़े को पूरी तरह से चिपकने से रोकता है और वायु कोष्ठों एल्वियोली, है ना, वायु कोष्ठों को एल्वियोली को खुला रखता है ना, एल्वियोली की क्या कर रखता है, खुला रखता है। यह फेफड़े को पूरी तरह से चिपकने से रोकता है। जब पूरी तरह से चिपका नहीं रहेगा तो इसमें हवा भरी रहेगी, जब हवा भरी रहेगी तो वायु कोष भरे रहेंगे, तो खुला रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक, जिससे गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। यहाँ तो कोई बच्चों ठीक, आदान प्रदान लगातार होता रहता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एल्वियोली जो होती है, जो लंग्स में पाई जाती है, अंगूर जैसी गुच्छे जैसी संरचना होती है, हाँ, इसीलिए कहते हैं समय पे आया करो, लेट आओगी तो ऐसे भटक दिए रहोगे। माप, इसको मापने के लिए बॉडी प्लेस्थीस्मोग्राफी जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसको मापने के लिए, अवशिष्ट आयतन मापने के लिए प्लेथिस्मोग्राफी है ना, प्लेथिस्मोग्राफी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है, यह फेफड़े के कार्य को आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण माप होती है। अस्थमा, दमा जैसे रोगी, दमा हम लोग अस्थमा पढ़े थे पिछली क्लास में, कल हम लोगों ने पढ़ा था। अस्थमा क्या होती है, दमा जैसे रोगी में जहां वायुमार्ग में रुकावट होती है, यह अवशिष्ट आयतन बढ़ जाता है। जैसे दमा वमा जैसे रोगी होते हैं, उसका जो अवशिष्ट आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, सांस फूलने लगती है, ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया गैसों में, रक्त में गैसों का परिवहन, है ना। गैस
ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ये हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर भी एक पॉइंट है, ये भी आपके सिलेबस में था, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी था, नहीं तो स्किप कर देते। स्किप इसको इसलिए लिख दिया ताकि आप यह ना करो ये वाला पॉइंट में पढ़ाया नहीं गया है ना। बच्चे बहुत हरामी होते हैं, बच्चे किसी के नहीं होते हैं, सॉरी बच्चे किसी के नहीं होते, ये याद ध्यान रखिएगा। सब कुछ पढ़ा दोगे फिर भी कहेंगे पढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है ना। कई कैटेगरी के होते हैं जो लड़कों का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, गैस का परिवहन है ना। गैस, रक्त में गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन श्वसन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 2026 चिकित्सा वैज्ञानिक मानकों के अनुसार इनका विवरण नीचे दिया गया या ऊपर कर दिया गया, ठीक है ना। इनका विवरण ऊपर निपटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। चलिए फिर आता है ऑक्सीजन, ऊपर भी निपटा दिया गया, नीचे भी दिया गया। पहला होता है ऑक्सीजन, गैसों में, रक्त में, तो एक बार नीचे करना, नीचे करिएगा। रक्त में गैसों का परिवहन, रक्त में दो ही गैसें पाई जाती है, पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना। उसी का परिवहन कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, नीचे दिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन O2 का परिवहन, ठीक है ना। क्या होता है, O2 का परिवहन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य दो तरीके से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कितनी तरीके से, दो तरीके से होता है। पहला होता है होमोग्लोबिन के माध्यम से ना, दूसरा होता है प्लाज्मा के माध्यम से। हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा, याद करिए जब हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र है ना। रेड ब्लड क्लॉट सेल्स क्या करती है, रक्त को ले जाती है। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम होता है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने का काम करती है ना। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करती थी, ठीक। और प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट जो रक्त का थक्का बनाने में काम आता था। ये सब चीजें हम लोग को डिस्कस किया, याद आया ना, तो वही काम होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन दो प्रकार से होता है, पहला होमोग्लोबिन के कारण, होमोग्लोबिन के माध्यम से, दूसरा प्लाज्मा के माध्यम से। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है, याद आया। रक्त में 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा के अंदर है ना, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है, पाया जाता था। 55% प्लाज्मा, शेष भाग क्या होता है, खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं रक्त में, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत। और प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल पाया जाता है। और रक्त रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग को परिसंचरण तंत्र जब पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने इसको लॉन्ग डिटेल्स में पढ़ा था। क्लियर बच्चों। चलिए, इसमें क्या होता है, होमोग्लोबिन के माध्यम से 97% अधिकांश ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। या इसमें हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन पर 97% है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से 97% जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, कितना होता है, 97% होता है। कितना, हीमोग्लोबिन मतलब जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन 97% हीमोग्लोबिन के साथ होता है। सीधी सी कहने का मतलब ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 97% भाग हीमोग्लोबिन के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अधिकांश ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं है ना, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जो हीमोग्लोबिन के एक अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणु को ले जाता है, 4 ऑक्सीजन अणु। क्लियर।
हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को एक साथ ले जाने का काम करता है। क्लियर? इसी के कारण सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? फिर आता है प्लाज्मा में घुलकर। प्लाज्मा में घुलकर 3% भाग जो होता है ऑक्सीजन का प्लाज्मा में घुलकर परिवहन करता है। 3% भाग किसमें? प्लाज्मा में घुलकर प्लाज्मा में घुलकर परिवहन होता है। ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में रक्त के प्लाज्मा में सीधे घुलकर शरीर के अंगों तक पहुंचता है। बहुत कम मात्रा, 30% कुछ नहीं होता है। 97% हीमोग्लोबिन के साथ जाता है, 3% किसके साथ? प्लाज्मा में घुलकर शरीर के अंगों तक पहुंचता है। ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा रक्त के प्लाज्मा में सीधे घुलकर शरीर के अंगों तक पहुंचता है। ठीक? कितना भाग? 3% भाग प्लाज्मा के साथ और 97% हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन का एक और 4 ऑक्सीजन अणुओं को एक साथ ले जाने का काम करता है। यहां तक ठीक है ना? हीमोग्लोबिन के अणु और ऑक्सीजन के अणु को जब मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। याद रहेगा ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब ऑक्सीजन के अणु और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर आ जाता है, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हम लोग ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ लिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक जटिल होता है। इसका जो होता है परिवहन जो होता है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जटिल होता है, कठिन होता है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? इसके 3 मुख्य तरीके होते हैं। इसके कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के 3 मुख्य तरीके होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के 2 होता है। ऑक्सीजन का 2, पहला हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा प्लाज्मा के साथ। इसमें कितना होता है? 3 होता है। पहला बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70%, बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे अधिक CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयन HCO2 है ना, HCO2 के रूप में होता है। यह प्रक्रिया में मुख्य रूप से आरबीसी के भीतर होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के भीतर होती है, जहां एंजाइम, कार्बोनिक एंजाइम क्या होते हैं? आरबीसी के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? कार्बोनिक एंजाइम। याद रहेगा बच्चों? कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है। मुझे एंजाइम याद आ रहा है। जो जहां एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। आरबीसी के अंदर कौन होता है एंजाइम? कार्बो एनहाइड्रेज होता है ना? उसी के साथ मिलकर इसकी मदद करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। यह कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। यह क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। ऐसे याद करना होगा। ठीक है ना? आरबीसी का जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 70% जो CO2 का परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कितना % होता है? 70% होता है। 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है ना? यह कहाँ होता है? CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से आरबीसी के भीतर होती है। कहाँ होती है? आरबीसी के भीतर जो एंजाइम पाए, जहां एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसकी मदद करता है CO2 का परिवहन करने में। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? दूसरा होता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? वही लिखा है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23% होता है। कहाँ होता है? 23% कहाँ पर? वह कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यहाँ पर कितना होता है? लगभग 23%। यह CO2 सीधे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाती है, जो और फेफड़े तक पहुंचाती है। यह काम क्या करता है बच्चा? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23% CO2 का परिवहन करते हैं। कैसे करते हैं? यह सीधे हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ देते हैं, है ना? जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो
नया पदार्थ बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है और फेफड़े तक पहुंचाती है। ठीक है ना? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कब बनता है? हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना भाग, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो होता है यह लगभग 23% भाग CO2 का परिवहन करता है। 70% कौन करता है? बाइकार्बोनेट। 70% कौन करता है? बाइकार्बोनेट। 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और 7% बचा। कितना परसेंट बचा? 7%। 7% की बात करते हैं प्लाज्मा में घुलकर 7% यह लगभग काम करता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में घुलकर यह लगभग 7% का परिवहन करता है CO2 का। CO2 का परिवहन प्लाज्मा लगभग 7% करता है। चूंकि CO2 पानी में अधिक घुलनशील होता है ना? पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है। अब पानी कहां से आ गया इसमें? पानी कहां से आ गया? यहाँ प्लाज्मा लिखा है ना, पानी कहां आ गया है? दिमाग लगाने वाली बात हो। पानी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। प्लाज्मा लिखा, पानी कहां से आ गया? गलत लिखा है ना? है। अरे मेरे भैया, प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90 से 92% पानी पाया जाता है। तो क्या करता है, जो CO2 होता है उसी पानी में रिएक्शन कर देता है, उसी में घुल जाता है। याद रखिए, इसीलिए मैं पूछ रहा था पानी कहां से आ गया। पानी क्या होता है? प्लाज्मा में पानी ही तो होता है। 90 से 92% होता और क्या है? ठीक है ना? CO2 पानी में अधिक घुलनशील होता है, इसलिए इसकी कुछ मात्रा प्लाज्मा में घुलकर परिवहन की जाती है। इसलिए क्या करता है, ये प्लाज्मा में घुल जाता है, छिप जाता है उसमें। इसीलिए जब प्लाज्मा गया, कार्बन डाइऑक्साइड वहां फेफड़ों तक पहुंच जाता है। ठीक है ना? फिर उसमें गैस के विनिमय का आधार गैसों का यह परिवहन अधिकांश आंशिक दबाव के अंतर पर निर्भर करता है। गैस के विनिमय के आधार पर, है ना, इसमें आंशिक दबाव पड़ता तब ये चीजें काम करता है ना? आंशिक दबाव पर निर्भर करता है। CO2 का परिवहन किस पर निर्भर करता है? आंशिक दबाव पर निर्भर करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन दबाव अधिक होता है, इसलिए यह रक्त में प्रवेश करता है। जो फेफड़े में ऑक्सीजन का दबाव क्या होता है? अधिक होता है। जब बाहर से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो दबाव किसका रहेगा? ऑक्सीजन ही क्या रहेगा। ठीक है ना? ऊतकों टिश्यू में CO2 का उत्पादन अधिक होने के कारण वहां दबाव अधिक होता है। याद रखिएगा बच्चा, कहाँ प्रेशर की बात हो रही है। जो फेफड़ों में ऑक्सीजन का दबाव अधिक रहता है, किसका दबाव अधिक रहता है? ऑक्सीजन का। क्यों? जब हम श्वास लेते हैं क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं फेफड़ों में तो ऑक्सीजन का दबाव रहता है। दूसरी, जब टिश्यू जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जितने ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, है ना, टिश्यू ऊतकों से, ऊतक में क्या होता है? CO2 का उत्पादन होता है। CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कहाँ होता है? टिश्यू में होता है, ऊतकों में होता है। इसलिए वहां पर दबाव अधिक होता है। किसका? CO2 का दबाव अधिक होता है। कहां पर? ऊतकों में। ठीक है ना? उत्पादन अधिक होने के कारण वहां दबाव अधिक होता है, जिससे यह रक्त में प्रवेश कर जाता है और फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? ऊतकों में ऊतक क्या करते हैं? CO2 का उत्पादन करते हैं। जब CO2 का उत्पादन करते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव अधिक रहता है ना? तो फिर जब अधिक होता है तो ऊतकों से जब रक्त वाहियां आती हैं तो उसी में रक्त में प्रवेश कर जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। जब रक्त में प्रवेश कर देता है तो रक्त सीधा कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। फेफड़े से क्या? फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर लिया है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया। कल आप लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग कौन कौन से, उसमें हम लोग क्या देखें? पहले हम लोग उसका देखेंगे क्या चीज, कंटेंट देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, जैसे मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, वहां भी फायरिक्स काम करती है। फायरिक्स जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करती है और
रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम करती है। दोनों के लिए क्या होती है, ग्रसनी जो होती है, फायरिक्स, इसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी क्या करती है, ग्रसनी भोजन को अंदर की ओर ले जाती है और श्वास को भी अंदर ले जाती है। यह दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन रास्ता होता है। तो वहां पर ग्रसनी पढ़ना है, मुख पढ़ना है, ग्रसनी पढ़ना है, भोजन नली पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, आमाशय पढ़ना है, यकृत पढ़ना है ना, और छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सब चीजें वहां पर हम लोगों को पढ़ना है। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल तक इसको पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन सबको जो भी चीजें नहीं आए हैं यार, उनको आराम से पढ़ सके। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।